नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इस साल मई से ही लद्दाख में भारत और चीन आमने सामने हैं। दोनों देशों की सेना के बीच बराबर तनाव बना हुआ है। 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि सीमा पर चीन की ओर से गोलियां चलाई गई, मगर जिस लद्दाख के लिए भारत एक इंच भी पीछे हटने को राजी नहीं और जिस लद्दाख को हथियाने के लिए चीन तमाम कोशिशें कर रहा है, आखिर उस लद्दाख में ऐसा है क्या? क्यों लद्दाख इतना अहम है जबकि लद्दाख का ज्यादातर इलाका बंजर है? आज भी खबर छापी है, चाइना वाचिंग प्रेसिडेंट ना अर्थव्यवस्था के बारे में आप बोलते हैं, ना चाइना के बारे में आप बोलते हैं। कुछ बोलिए, देश आपकी ओर देख रहा है। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर यह कोई आज का विवाद नहीं है और न ही आजादी के बाद पैदा हुआ कोई मसला है, बल्कि लद्दाख के लिए जंग सदियों पुरानी है। यह मामला इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि ऊपरी तौर पर यह समझ में भी नहीं आएगा। इसे जानने के लिए इसकी तह तक जाना जरूरी है। भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में आता है लद्दाख। ये ट्रांस हिमालय का इलाका है। लद्दाख का तकरीबन पूरा इलाका इन्हीं ऊंची नीची बंजर पहाड़ियों से मिलकर बना है। बंजर इसलिए क्योंकि बारिश यहाँ ना के बराबर होती है, इसीलिए तराई इलाकों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में न यहाँ पेड़ मिलेंगे न पौधे मिलेंगी, तो बस ये बंजर रेतीली जमीन जो अक्सर बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में जब ये बर्फ पिघलती है तो उनसे नदियां निकलती हैं, जिनके इर्द गिर्द बसी घाटियों में ही कुछ लोग रहते हैं। कुछ इसलिए क्योंकि करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर के इस पूरे इलाके की आबादी करीब 2.25 लाख ही है। अब आते हैं लद्दाख के नाम पर, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ हाई पासेस, यानी ऊंचे ऊंचे दर्रों से मिलकर बनी भूमि। लद्दाख में दाखिल होने के लिए आपको इन पहाड़ों को पार करना ही होगा और इसीलिए लद्दाख हमेशा से महफूज रहा, क्योंकि इन दर्रों और पहाड़ों को पार करना बहुत जोखिम भरा रहा है। सर्दियों में इन्हें पार करना तो नामुमकिन ही है, इसीलिए ज्यादातर हलचल यहाँ गर्मियों के मौसम में ही होती है। तो अब सवाल ये कि भारत तो खैर अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, मगर चीन इन पथरीले पहाड़ों को हत्या कर भी क्या हासिल कर लेगा? इसके लिए आपको लद्दाख की लोकेशन को समझना जरूरी है। भारत के नक्शे पर यह पूरा का पूरा इलाका लद्दाख रीजन या लद्दाख क्षेत्र कहलाता है। इसमें अक्साई चीन का वो हिस्सा भी शामिल है जिसे चीन ने पहले ही कब्जा रखा है। पहले लद्दाख का ये इलाका जम्मू कश्मीर राज्य में आता था, मगर अब खुद लद्दाख को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 2 जिले आते हैं, लेह और करगिल। भौगोलिक तौर पर देखें तो लद्दाख के पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान, दूसरी तरफ पूर्वी तुर्किस्तान जिसे चीन के कब्जे के बाद से जिनजियांग रीजन के नाम से जाना जाता है, जबकि पूरब में तिब्बत जहां भी चीन ने कब्जा जमा रखा है, और दक्षिण में है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख और तिब्बत की अहमियत हमेशा से इसलिए रही है क्योंकि लद्दाख और तिब्बत सिल्क रूट के बिल्कुल बीचों बीच है। चीन से जो सिल्क रूट निकलता था वो तिब्बत और लद्दाख होते हुए ही जाता है, जो चीन को सीधे मध्य एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों से जोड़ता है और नीचे भारत को कनेक्ट करता है। तो एक तरह से लद्दाख को आप सिल्क रूट का चौराहा कह सकते हैं, जहां से चौतरफा व्यापार के रास्ते खुलते हैं। तिब्बत पर तो चीन पहले से ही कब्जा करके बैठा है, लिहाजा अब इसलिए लद्दाख पर उसकी गिद्ध की नजर है, क्योंकि ये रूट आज भी चीन को सुपर पावर बनने के रास्ते खोल सकता है। मौजूदा दौर में लद्दाख को देखें तो वो सिर्फ इतना सा इलाका है, जबकि ऐतिहासिक तौर पर लद्दाख में अक्साई चीन और जिनजियांग का भी कुछ इलाका शामिल था। लद्दाख का इलाका पूरब में हिमालय के पहाड़ियों के बाद शुरू होता है, इसीलिए इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। लद्दाख जितना अहम चीन के लिए है
उतना ही जरूरी भारत के लिए भी। सदियों से कश्मीर पश्मीना शॉल या पश्मीना उत्पादों के लिए मशहूर रहा है, जिसका कच्चा माल लद्दाख के रास्ते तिब्बत से आया करता था। उस दौर में भी पश्मीना का व्यापार बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा हुआ करता था, जिसकी वजह से कई लड़ाइयां भी हुई। लद्दाख के इतिहास की कहानी शुरू होती है 7वीं सदी से। उस दौर में इस पूरे दक्षिण एशियाई इलाके में तिब्बत साम्राज्य बहुत मजबूत माना जाता था और तब तिब्बत की सीमा में मौजूदा पीओके से लेकर लद्दाख तक आता था। मगर 9वीं सदी में तिब्बत के राजा लंगदरमा की हत्या कर दी गई। इसके अगले 100 सालों में तिब्बत साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया और जिस साम्राज्य के हिस्से में लद्दाख का इलाका आया उसका नाम था मर्युल साम्राज्य, यानी लद्दाख का ऐतिहासिक नाम मर्युल था। तिब्बत से अलग होने की वजह से लद्दाख में तिब्बत का प्रभाव करीब 1000 साल तक बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि दोनों इलाके के लोगों की जुबान, धर्म, इतिहास और सियासत एक जैसी थी। 15वीं सदी में नामग्याल साम्राज्य ने इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। 16वीं सदी के आते आते मुगल शासक अकबर के पास लद्दाख को अपने कब्जे में लेने का मौका था, मगर नामग्याल साम्राज्य ने खुद ही टकराव की कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी। इसीलिए अकबर ने वहां हमला भी नहीं किया, बल्कि जब तिब्बत ने लद्दाख पर हमला किया तब मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने लद्दाख को बचाया था। इसके बाद 19वीं सदी तक लद्दाख पर नामग्याल किंगडम का ही राज रहा, जिनकी निशानियां आज भी लेह में मौजूद हैं। इधर 19वीं सदी में सिख साम्राज्य मजबूत हो रहा था और महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर के साथ साथ लद्दाख पर भी कब्जा जमा लिया। अब लद्दाख पर सिख डोगरा शासन था, मगर उसके पड़ोस में पड़ने वाले तिब्बत में सत्ता बदल चुकी थी। अब तिब्बत में किंग साम्राज्य का शासन था। डोगरा शासन अब व्यापार को मद्देनजर रखते हुए पूरे सिल्क रूट पर कब्जा चाहता था, यानी लद्दाख के साथ साथ अब उसकी नजर पश्चिमी तिब्बत पर भी थी। मगर जंग में डोगरा शासक हार गए, जिसे आज भी सीनो सिख वॉर के नाम से जाना जाता है। इस जंग में किंग साम्राज्य की सेना लेह तक पहुंच गई। हालांकि फिर एक संधि के तहत दोनों की पहले वाली सीमा ही कायम रही, यानी लद्दाख डोगरा शासन के पास और पश्चिमी तिब्बत किंग साम्राज्य के पास। हालांकि इसके 4 साल बाद ही 1845 में डोगरा शासन अंग्रेजों से हार गया। सुप्रतीम बनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। सदियां बीतती गईं, राजा महाराजा बदलते रहे, मगर लद्दाख की तस्वीर नहीं बदली। वो पहले भी बिना बॉर्डर के इन्हीं पहाड़ों के भरोसे था और आज भी है। डोगरा शासन से जंग जीतने के बाद अंग्रेजों ने लद्दाख में सीमा बनाने की कई कोशिशें की, मगर वो भी नाकाम ही रही। दरअसल तिब्बत और लद्दाख के इलाके में पहाड़ों की वजह से बॉर्डर तय करना मुश्किल था और इनकी संस्कृति इस कदर मिलती जुलती थी कि अंग्रेज ये अंदाजा भी नहीं लगा पाते थे कि कहां लद्दाख खत्म होता है और कहां से तिब्बत शुरू होता है। लद्दाख के इस नक्शे को बहुत गौर से देखिए। यहाँ आपको कई रंग बिरंगी लाइनें नजर आ रही होंगी। ये दरअसल वो रेखाएं हैं जिनका प्रस्ताव सरहद के तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के वक्त रखा गया था। यानी अंग्रेज शासन ने कोशिश तो बहुत की कि लद्दाख की सीमा का निर्माण किया जाए, भले ही वो कागज पर क्यों ना हो, मगर वो तमाम कोशिशें नाकाम हुई। लद्दाख का बॉर्डर बनाने की पहली कोशिश हुई 1865 में। ये धारीदार लाइनें जो आप देख रहे हैं, इसे जॉनसन लाइन कहा जाता है, जिसे भारत आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सीमा मानता है। अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो अक्साई चीन को मिलाते हुए जो लाइन आपको नक्शे के अंदर दिखती है, वो जॉनसन लाइन का ही हिस्सा है, जिसे उस वक्त के ब्रिटिश सर्वेक्षक विलियम जॉनसन के सर्वे के आधार पर खींचा गया था। 1873 में ब्रिटिश हुकूमत ने लद्दाख के नक्शे पर एक और लाइन खींची। ये पीली रेखा वही है जिसे फॉरेन ऑफिस लाइन के नाम से जाना जाता है। हालांकि मौजूदा दौर में इस लाइन को न तो भारत मानता है और न ही चीन। तीसरी कोशिश हुई 1897 में, जिसे मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन के नाम से जाना जाता है। यह हरी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वही मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन है जिसे जॉर्ज मैकार्टनी और सर क्लाइड मैकडोनल्ड ने एक दूसरे सर्वे के हिसाब से खींची थी।
इसके हिसाब से यह अक्साई चीन वाला हिस्सा उस वक्त के तिब्बत में जा रहा था। शुरुआत में तो चीन ने इसे मान लिया था, मगर बाद में वो इससे पलट गया। चीन ने कहा कि वो लद्दाख में इस धारीदार लाइन तक के हिस्से का दावा करता है, जिसमें गलवान घाटी भी आती है, जबकि वहां तब तक उसकी मौजूदगी भी नहीं थी। तीन जुलाई 1914 को शिमला में तब के ब्रिटिश इंडिया, चीन और तिब्बत के बीच सीमा को लेकर एक समझौता हुआ, जिसे सर हेनरी मैकमोहन लीड कर रहे थे। इसी वजह से इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। शिमला समझौते के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए। तब चीन से भारत की ये सीमा लगती ही नहीं थी, क्योंकि तब भारत और चीन के बीच में तिब्बत की सीमा थी। और इस सम्मेलन में चीन सिर्फ इस हैसियत से शामिल हुआ था क्योंकि तब उसकी सीमा भारत के K2 पर्वत श्रृंखला के हिस्से से मिलती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई, मगर चीन ने बाद में कहा कि अब तिब्बत के पास कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो इस समझौते को मानने से इनकार करता है। बहरहाल 1947 में भारत आजाद हुआ और उधर 1949 में चीन में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई। धीरे धीरे तिब्बत पर चीन ने कब्जा जमा लिया और उधर कश्मीर के राजा से संधि के बाद लद्दाख भारत का हिस्सा बन गया। एक देश के तौर पर भारत ने जॉनसन लाइन को ही मान्यता दी, जबकि चीन ने जॉनसन लाइन और यहां तक कि मैकार्टनी लाइन को भी मानने से इनकार कर दिया। दरअसल चीन हो या भारत, दोनों ही देश राजशाही के हिसाब से अपनी सीमा का दावा कर रहे हैं। भारत अपना दावा करता है ब्रिटिश इंडिया के नक्शे के हिसाब से, जबकि चीन तिब्बत के पुराने बॉर्डर के आधार पर लद्दाख पर दावा कर रहा है। उन्नीस 1950 के दशक में चीन का दखल लद्दाख में बढ़ना शुरू हुआ। बॉर्डर विवाद को देखते हुए 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रीमियर चाओ एनलाई ने बातचीत करके इसको सुलझाने की कोशिश भी की, मगर बात बनी नहीं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अक्साई चीन के हिस्से में एक रोड बनानी शुरू कर दी, जो जिनजियांग से तिब्बत अक्साई चीन के रास्ते होते हुए जा रही थी। इसे लेकर काफी बवाल हुआ और फिर 1962 की जंग भी हुई। इस जंग में चीन इस धारीदार लाइन तक पहुंच भी गया, जिसका वो दावा करता था। इसमें गलवान घाटी भी शामिल थी। हालांकि चीन फिर इस लाइन से एक समझौते के तहत पीछे हट गया, मगर इस नीली लाइन तक उसने अपना कब्जा जमाए रखा, जिसे आज LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। और इसी लाइन के नजदीक गलवान घाटी पर मौजूदा तनाव दोनों देशों के बीच जारी है। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बनर्जी के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। जब से पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई है, तब से ही कम्युनिस्ट सरकार की जमीन हड़पने की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चीन अब तक 6 देशों की करीब 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा चुका है, जो उसकी कुल जमीन का 43% है। यहां तक कि भारत की भी 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन फिलहाल चीन के कब्जे में है। रूस और कनाडा के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं, और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। चीन के नक्शे में आपने पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया या दक्षिण मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ जैसे 6 देश देखे ही होंगे। ये वो देश हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या इन्हें वो अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल एरिया 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जो चीन के कुल एरिया का 43% है। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बनर्जी के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।